इन लोगों के बीच में होड़ लगी है, एक कंपटीशन लगी है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू नेता बनेगा। और ये चार लोग आज इस देश के अंदर सबसे बड़े हिंदू नेता बनने के लिए दिन बर दिन लगातार पिछले 11 साल से आप देखेंगे तो नफरत भरी स्पीच दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान गुजरात से जुड़ चुके हैं। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा अमित शाह जी का, लेकिन आज हमारे साथ सागर शाह जी जुड़ चुके हैं। गुजरात की धरती से आते हैं। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक कर एक लगातार जो है कुछ ना कुछ बयान इन दिनों बड़ा चर्चाओं में है, अब योगी आदित्यनाथ जी उर्दू से इतनी नफरत क्यों? क्या लगता है सर आपको? देखिए, ये ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर जो अपने ही देश और अपने ही देश के नागरिकों को, अपने ही देश की आवाम को परेशान करना चाहते हैं। जब से इनकी फुल फ्लैज्ड सत्ता आई है 2013 के बाद, इन्होंने ये कहना शुरू किया कि भारत को आजादी 2014 में मिली। यहीं से ये लोग नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, बोए जा रहे हैं, बोए जा रहे हैं। और आज 11 साल के बाद इस भारत देश में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो चुकी है, यह साबित हो चुका है कि सबसे ज्यादा नफरती हेट स्पीच देने वाले लोग अगर किसी भारतीय पक्ष के अंदर मौजूद है तो वो साबित हो चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस हो, उनका कोई मतलब मित्र पार्टी हो, ब्रदर पार्टी हो, सिस्टर पार्टी हो, वो जनसंघ हो या फिर हिंदू महासभा हो या उनसे जुड़ी हुई कोई भी पार्टी हो, ये सारे लोगों ने पिछले 11 साल के अंदर इस देश के अंदर हाहाकार मचाया है। पुराने मुगल जमाने के, मुगल एरा के नामों से लेकर टेक्स्ट बुक के अंदर टेक्स्ट को फिर से रीराइट करने से लेकर, नाम बदलने से लेकर और हर जगह पर इन लोगों ने ये बातें फैलाई है कि इस देश के अंदर, इस देश के जो लोग हैं उसमें सबसे पहला हक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है। और ये लोग पिछले 11 साल से, आज से नहीं, पिछले 11 साल से इस देश के अंदर 98% मुसलमानों को और उसके बाद जो बचे कुचे लोग हैं उसमें क्रिश्चियंस लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। वॉशिंगटन बेस्ड एक रिसर्च कंपनी है जिसका रिसर्च हुआ है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि पिछले 11 साल के अंदर भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी, जिसे हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, ये लोग खुद को ही अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं, घोषित कर देते हैं। ऐसे लोगों में शीर्ष नेतृत्व खुद देश के प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे अगर आसाम की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसे 4 बड़े शीर्ष नेता, इन लोगों के बीच में होड़ लगी है, एक कंपटीशन लगी है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू नेता बनेगा। और ये 4 लोग आज इस देश के अंदर सबसे बड़े हिंदू नेता बनने के लिए दिन बर दिन लगातार पिछले 11 साल से आप देखेंगे तो नफरत भरी स्पीच दे रहे हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ 98% मुस्लिम्स लोगों को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले तो अगर जैन लोगों को जैन कहा जाता है, क्रिश्चियन लोगों को क्रिश्चियन कहा जाता है, सिख लोगों को सिख कहा जाता है, तो ये लोग मुसलमानों को इस देश के अंदर विधर्मी क्यों कहते हैं? विधर्मी शब्द किसने मुसलमानों के लिए बनाया? ये पिछले 11 साल में ये विधर्मी शब्द, तो इस देश के नागरिक जो मुस्लिम्स हैं उन्हें विधर्मी कहा जाता है, जबकि क्रिश्चियन को क्रिश्चियन, सिख को सिख, जैन को जैन, बौद्ध को बौद्ध। लेकिन इस देश के अंदर आज मुसलमानों को विधर्मी कह के बुलाया जाता है। यह सबसे पहले शुरुआत हुई इनके राज में पिछले 11 साल में, यह नफरती स्पीच। उसके बाद जो मुगल एरा के सारे नाम हैं, चाहे वो गलियों के नाम है, रास्तों के नाम है, स्टेडियम्स के नाम है, शहरों के नाम है। देखिए, जहां पर प्रयागराज आज कुंभ का मेला हो रहा है, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, उसको बदलकर प्रयागराज किया गया है। और पूरे भारत में सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी वाला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, उसका राज्य का दर्जा इन लोगों ने आते ही छीन लिया और उसे दिल्ली के अंडर में ला दिया। पूरे भारत के अंदर ये चारों नेता
अब देखिए नरेंद्र मोदी ने 2024 के इलेक्शन के अंदर नफरत भरी स्पीच दी थी, मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था। उन्होंने कहा था कि ये अगर फिर से राज करने आ गए तो आपकी संपत्ति हड़प जाएंगे, आपकी गाय भैंसे हड़प जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये नफरत भरी स्पीच नरेंद्र मोदी ने खुद दी थी। और इस रिपोर्ट के अंदर ये आया है कि ये 4 नेताओं ने सबसे ज्यादा पिछले 11 साल में और खास करके पिछले 2 साल में नफरत भरी स्पीच दी है, जिसमें नाम है देश के प्रधानमंत्री का, देश के गृह मंत्री का, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का। तो ये चारों नेता कंपटीशन लगाकर बैठे हैं कि कौन सबसे बड़ा हिंदू नेता बनेगा, और हिंदू नेता बनने के लिए ये लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। सिंपल। क्या लगता है कि जो ये उर्दू शब्द का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये उर्दू सुनते ही अंदर से कुछ जो भड़ास है वो निकल रहा है, या फिर कहना कुछ और चाहते थे, निकल कुछ और गया? वो कहना क्या चाहते हैं और क्या कह देते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है, और उन्हें परवाह भी नहीं होती है। उर्दू शब्द क्या, मैंने बोला ना कि पिछले 11 साल से मुस्लिम से और खास करके इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई हर बात, चाहे वो उसका टेक्स्ट हो, उसका लिटरेचर हो, जगहों के नाम हो, उनके मदरसे हो, उनकी कास्ट हो, हर या उनकी मेजोरिटी वाला राज्य हो, हर जगह को ये लोग नफरत करते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से लेकर अभी जो झारखंड में चुनाव हुए उसके अंदर राहुल गांधी को बोला था कि राहुल गांधी मुसलमान है, उसको मैं बांग्लादेश में भेज दूंगा। और ढूंढिए पूरे झारखंड में बसे हुए आलमगीर को ढूंढिए, अकबर को ढूंढिए, बाबर को ढूंढिए, हुमायूं को ढूंढिए और सबको पकड़िए और सबको भेज दीजिए बांग्लादेश। हमें मुस्लिम के वोट्स की जरूरत नहीं। और आसाम के अंदर जितने भी मदरसे हैं, ये मदरसों को भी अभी टारगेट किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा। तो ये लोग डरते हैं, उर्दू लैंग्वेज से डरते हैं, मुसलमान से डरते हैं, इस्लाम धर्म से डरते हैं, डरते नहीं है, नफरत करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स दे देकर आज पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम्स के बीच गुजरात 2002 का मॉडल प्रचारित करना चाहते हैं। सर, सवाल ये भी है कि मैं एक जगह देख रहा था, तो योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद वो सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड है, तो लोग जो है कमेंट अपनी अपनी राय रखते हैं। वो ये कह रहे थे कि जो है उन्होंने क्या गलत कहा है, जो उर्दू पढ़ने के बाद आदमी मौलवी ही बनेगा, और क्या बन सकता है? देखिए, हर लैंग्वेज में हर कोई स्कॉलर होकर, हर कोई पढ़ाई करके, हर कोई हायर लेवल की लैंग्वेज पढ़ के या जो अभ्यासक्रम होता है, जो एजुकेशन होता है वो लेकर वो स्कॉलर बनता है। आप इंग्लिश में उसको स्कॉलर कहें, आप हमारी हिंदी भाषा में बात करें या संस्कृत भाषा में बात करें तो उसको पंडित कहते हैं, अगर उर्दू में बात करें तो उसको मौलवी कहते हैं। तो उसमें क्या गलत है? कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई एजुकेटेड आदमी, कोई स्कॉलर आदमी हर अलग अलग लैंग्वेज में अगर पढ़ेगा तो वो उसको ये अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा। जैसे देखिए, हमारे भारत के बहुत फेमस राइटर है, मॉडर्न राइटर जो हिंदी और उर्दू का यूज करते थे, मुंशी प्रेमचंद। तो ये मुंशी शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि मुंशी शब्द जो है वो बेसिकली पर्शियन से इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन जब भारत में 12वीं सदी में जब सल्तनत मुगल यहाँ पर थे, मुगल सल्तनत थी, तब यहाँ की जो लोकल हिंदी बोली जाती थी, ओल्ड हिंदी, और उनके साथ इंटरेक्शंस करते करते पूरे भारत में नॉर्थ के और दिल्ली के जो एरियाज है वहां पर उर्दू का उद्भव हुआ। उर्दू भारत में बोली जाती है, उर्दू भारत की भाषा है, उर्दू किसी और देश में नहीं बोली जाती है। अब पाकिस्तान में इसीलिए बोली जाती है क्योंकि तब पाकिस्तान और भारत एक था। आजादी के बाद जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना, तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान में उर्दू का सबसे ज्यादा प्रचलन है। उर्दू इसी देश की, इसी धरती की लैंग्वेज है। अगर कोई भी व्यक्ति उर्दू का अपमान करता है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने देश की भाषाओं का अपमान करते हैं। एक मनोज मुंतशिर करके हैं, वो भी उर्दू के शब्दों का एनालिसिस करते हैं। उन्होंने एक बार औरत शब्द का भी एनालिसिस करके औरत शब्द को भी गाली दी थी। और ऐसे लोग आज भारत की बॉलीवुड के अंदर अपने आप को कलाकार कहकर काम कर रहे हैं, जो भाषाओं के बीच शब्दों को लेकर भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं और लोगों के मन के अंदर, लोगों की मेंटालिटी में हिंदू मुस्लिम की नफरत को फैला रहे हैं। पुराने जमाने के मुसलमानों के नाम बदल दो, मुगल एरियाज के नाम बदल दो, टेक्स्ट को री रिटर्न करो जिसके अंदर हिंदुत्व को ज्यादा महत्व दो, मुसलमानों के जो लिखे हुए इतिहास है उनको मिटा दो। उसके बाद हर लैंग्वेज के शब्दों के बीच में भी डिफरेंस क्रिएट करो कि आप महिला बोले, आप
वुमन बोले, लेकिन आप औरत ना बोले, क्योंकि औरत शब्द का असली अर्थ ये होता है। ऐसा करके मनोज मुंतशिर जैसे लोग भी आज पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, लाभ लेने के लिए, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, दूसरी सेलिब्रिटीज भी इसी तरह से मोदी सरकार को नफरत फैलाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद कर रही है। मैंने मुंशी प्रेमचंद की बात आपको कही, एक समाज सुधारक थे बंगाल के, राजा राम मोहन रॉय, जिनको उसके बाद राजाओं ने ही उनके साथ काम करते वक्त और इस देश में समाज को सुधारते वक्त राजा राम मोहन राय भी कहा गया है, जिन्होंने सती प्रथा के ऊपर काम किया, उसको मिटाया। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में सती प्रथा कहीं उल्लेख नहीं है, फिर भी इस देश में सती प्रथा चल रही थी, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। और तो ऐसे बहुपत्नीत्ववाद, सती प्रथा और बाल विवाह के विरोध में काम करने वाले समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने तो उर्दू से लेकर, फारसी से लेकर, अरबी से लेकर, ग्रीक से लेकर, हिब्रू से लेकर, बौद्ध, जैन, हिंदू, सारी भाषाओं में अभ्यास किया है और सारी भाषाओं का अध्ययन किया है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग एक जमाने में मदरसों में पढ़ते थे, जो हिंदू थे, इसी देश के लोग थे, इसी देश की सेलिब्रिटीज, इसी देश के लेखक, इसी देश के कवि, साहित्यकार, सभी लोगों ने हिंदू और उर्दू में कोई फर्क नहीं कहा है, कभी कोई फर्क नहीं किया है। आप देखिए, महाभारत की बात करें तो जो चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाई थी, तो उनके लेखक कौन थे? तो मुसलमान लेखकों ने भजन लिखे हैं, और जो हिंदू थे उन्होंने उर्दू में कई ज्यादा काम किया है, बुक्स लिखी है, वार्ताएं लिखी है, स्टोरीज लिखी है, भजन लिखे हैं, गाने लिखे हैं। तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पिछले 11 साल से इस देश के अंदर, जैसे मैंने कहा कि हेट स्पीच में सबसे ज्यादा बढ़ावा हुआ है, वो इसी सरकार में हुआ है। और इसी सरकार के 4 लोग जो सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व माने जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के, इनकी डबल इंजन के। और देखिए अभी दिल्ली में जो आई है रेखा गुप्ता जी, ये तो महिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के पुरुष नेता तो गालियां बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इनकी महिला नेताएं भी कुछ कम नहीं है। आप देखिए, अब जब मुख्यमंत्री बन गई तो उनके पुराने ट्वीट जो गालियों से भरे हुए थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक गाली दी थी। ऐसी गाली मैं यहां पर बोल नहीं सकता। आप समझिए कि ये किसी की पर्सनल जातीयता के ऊपर गाली देती है, और कितनी गंदी गाली, ऐसी गाली तो कोई मर्द भी नहीं बोलेगा। यही सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सागर शाह जी, आपने बेशकीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों को दिया। फिलहाल जो है योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान दिया है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अब तमाम राज्यों में जो है इस बात की गूंज सुनाई दे रही है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने जो इस तरीके की बातें कही हैं, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। तो गुजरात के रहने वाले सागर शाह जी से हमने सोचा कि इस बात विचार किया जाए, और वहां पे क्या चल रहा है इस बात को लेकर, सागर शाह जी की बातों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर अपनी बात रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। न्यूज, धन्यवाद।